हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पौधों में परिवहन। तो इसकी बहुत सारी क्लासेस पहले हो चुकी है, तो अगर आप नए हो तो उन क्लासेस को जाके अटेंड कर सकते हो। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, रेगुलर क्लास देख रहे हो, तो आपको पता होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने ट्रांसप्रेशनल देखा था। ट्रांसप्रेशन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि स्टोमेटा कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना। बहुत सारी चीज़ें देखी थी और आज हम लोग देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी माता ने हमको दिया है कि वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौते की तरह काम करते हैं। तो कैसे समझौते की तरह काम करते हैं, तो चलो हम भी देखते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसका एक उद्देश्य नहीं होता, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा पत्ती से जल जो है उड़ जाएगा, तो वैसे ही जो है ट्रांसप्रेशनल खिंचाव पैदा होगा। क्लियर है, जल की कमी होगी। वो बोलते हैं ना, भूखा व्यक्ति क्या करता है, कहीं से भी कुछ भी छीनने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार यहाँ से जल जा चुका है तो यहाँ से भी ये खींचने की कोशिश करेगा। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करेगा। क्लियर है। दूसरा, सप्लाई वाटर, ये पानी का संभरण करेंगे। देखो हिंदी में टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, सप्लाई को संभरण लिखा हुआ है। तो पानी की सप्लाई करेगा किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके और पूरे प्लांट में खाना बन सके, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो सके, ग्लूकोज बन सके। क्लियर है। और जो वाटर होता है ये सीमाकारी होता है, यानी लिमिटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो लिमिटेड होता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट्स मिनरल। तो जैसे ही यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी आएगा, पानी का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होगा तो पानी के साथ साथ जो है मिनरल्स का भी जो है परिवहन हो जाएगा। पत्ती की सतह को ठंडा रखने के लिए भी जो है वाष्पीकरण बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखना है, पत्ती की जो सतह होती है 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस क्या होती है उसमें ठंडी होती है वो। क्लियर है, किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण। याद रखना है आपको। मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, तो जो प्लांट का आकार होता है उसकी जो बनावट होती है ना, उसको ये मेंटेन करता है। यानी कि जो उसकी टर्जिडिटी होती है, स्पीत जिसे हम लोग कहते हैं, क्या होता है टर्जिड दाब, यानी पत्ती के अंदर पानी कितना भरा हुआ है उसको, अगर बहुत ज़्यादा भरा है तो उसको टर्जिट कहते हैं हम लोग। क्लियर है, स्पीत कहते हैं। इसके बाद द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों में आर्द्रता को भी ये बनाए रखते हैं। तो कैसे हम लोग देखते हैं, देखो ये पता होना चाहिए। कई भी बच्चा पूछ लेता ना कि पानी कैसे आता है बताओ, तो ये नहीं बताना है कि भगवान जी ऊपर से बटन चालू करते हैं, मोटर चालू होती है, भगवान जी बैठे हैं और मोटर रहती है, पानी में टंकी पानी से भरी हुई है और भगवान जी बटन चालू करते हैं तो पानी आता है। तो ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, तो रिसाइकलिंग होती है ऑफ वाटर की। देखो हम लोग बात करते हैं, अभी पत्ती पढ़ रहे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पत्ती से वाष्पोत्सर्जन हुआ, पानी उड़ के कहाँ गया, एटमॉस्फेयर पे, वातावरण में। वातावरण में जब बरसात के दिन आएंगे तो पानी गिरेगा, कहाँ जाएगा, मृदा में जाएगा। मृदा में पानी चले जाएगा, मृदा अवशोषित कर लेंगी, वहाँ से कहाँ चले जाएगा, जड़ में, और जड़ से फिर पानी कहाँ चले जाएगा, पत्ती में। तो इस तरह से जो है वाटर की रिसाइकलिंग होते रहती है। तो ये उसमें भी मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण तंत्र। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण तंत्र। तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक है C4 पौधे और एक है C3 पौधे। आने वाले चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझो ये C4 पौधे हैं, तो यहाँ पे CO2 की उपलब्धता और ये दिया है वाटर का लॉस, मतलब ऊपर तीर मैंने बताया है यानी कि CO2 की उपलब्धता और नीचे बताया है यानी वाटर का क्या हो रहा है, लॉस। तो अब हम लोग तुलना कर लेते हैं दोनों की। तो ये है C4 पौधे, ठीक है, इधर वाले C4 पौधे, इधर वाले C3 पौधे। तो हम लोग बात करते हैं, तो कार्बन या शर्करा का फिक्सेशन करने के लिए यहाँ पे दुगनी क्षमता होती है इसमें, और आधी मात्रा में ही ये जल को खोते हैं, यानी C3 से समान मात्रा में CO2 के यौगीकरण करते हैं ये, और यहाँ पे जो है कम मात्रा में जो है जल को खोते हैं। जबकि C3 की बात करते हैं, CO2 जितना लगेगा और उतना ही ये वाटर को लॉस करते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ कुल बताने की कोशिश ये की गई है कि मान लो कि यहाँ पे 5 CO2 इसके पास भी थे, 5 CO2
इसके पास भी थे, ठीक है। इसका फिक्सेशन करना है और इसका फिक्सेशन करके बनाना है ग्लूकोज। तो जल लगेगा, तो ये याद रखना जितना जल ये खोते हैं उसकी आधी मात्रा में ही ये जल खोते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है, खोते मतलब लॉस करते हैं, खोते खोते नहीं है वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण, यानी अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, कि ये अपटेक यानी लेते कैसे हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो एक तो कहते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव यानी एनर्जी लगेगी, पेसिव यानी बिल्कुल एनर्जी नहीं लगेगी। कैसे, तो वो मैं बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में, तो आप जाके देख सकते हो जिन लोगों को नहीं पता है। देखो, तो पेसिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने बात करी थी कि इसमें ऑस्मोसिस के द्वारा होता है और डिफ्यूजन के द्वारा। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मूव बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वाटर परिवहन करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार यानी सांद्रण प्रवणता के अनुसार। और जो डिफ्यूजन है इसमें सॉल्वेंट मूव करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लगेगी। क्लियर है? अच्छा, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें जैसे सॉल्वेंट ऐसा समझो, इसमें वाटर भी मिला है, शुगर के कुछ मॉलिक्यूल भी मिले हैं, यानी कि दोनों चीज़ मिली है, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी, तो इसके द्वारा होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे खनिज आयनों का उद्ग्रहण कैसे होता है, यानी अपटेक कैसे होता है, तो ये देख लेते हैं। तो उसके लिए हमको इधर समझना पड़ेगा डिटेल में। चलो, तो डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो ये है पेड़, ये है पत्ती, ये है ज़मीन, और ये मैंने बना दी यहाँ पे जड़। क्लियर है? तो जड़ की बात करते हैं, तो पहले तो हम लोग देखो वो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ा है ना, वो यहाँ पे काम आएगा। देखो यहाँ पर वही है, तो पहले इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे खनिज को भेजना है हमको, तो खनिज के दो कारक होंगे, ठीक है। दो कारण की वजह से ये जाएगा। पहला तो खनिज आवेशित होता है, ठीक है। जैसे Mg की बात करूँ, मिनरल्स, ये मैग्नीशियम प्लस होगा, यहाँ पे अभी पोटेशियम पड़ा था प्लस होगा, यहाँ पे क्लोरीन माइनस होगा। क्लियर है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये आवेश होगा मिनरल्स के ऊपर, ये याद रखना। और मृदा में खनिज की सांद्रता क्या है? कम है, जड़ से, ठीक है, लिखा हुआ है। ये जो जड़ में जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स है अभी, और मिट्टी में कम है। अब पूरी मिट्टी की बात नहीं कर रहा, वो आप बोलोगे सर ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं, वो जहाँ पे है वहाँ की बात की जा रही है। क्लियर है? तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ पर? खनिज की सांद्रता मृदा में क्या है? कम है। सुनो, वन मिनट, मृदा में इधर ज़्यादा है, इधर कम है। अच्छा, इधर कम है, ठीक है। सो 1 मिनट। हाँ, मृदा की में जो है खनिज की सांद्रता कम है, ठीक है, जड़ से। तो अब क्या होगा? यहाँ पे कम है, कहाँ पर कम है? यहाँ पर कम है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ बोला जा रहा है मृदा में कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो कम से अधिक की तरफ भेजेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत भेजेंगे, तो क्या होगा? एनर्जी लगेंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे सक्रिय के द्वारा होगा और एटीपी लगेंगी। यहाँ पे निष्क्रियता विधि अवशोषित नहीं होता, यानी निष्क्रियता विधि यानी जो निष्क्रिय विधि है, निष्क्रिय विधि कौन सी होती है? देखो, निष्क्रिय परिवहन सुना है ना आपने? निष्क्रिय यानी पेशिव, ठीक है, पेशिव के द्वारा ये अवशोषित नहीं होता है, ये होता है सक्रिय परिवहन के द्वारा, और यहाँ पे एनर्जी लगती है। मूल में जल विभव प्रवणता के लिए उत्तरदायी है ये। मूल यानी कि जड़ में जो है जल विभव प्रवणता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए उत्तरदायी है। चलो आगे देखें, तो हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कुछ कि देखो ये एपिडर्मिस है, फिर आ जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और यहाँ पे गति एक ही दिशा में होती है, और वो होती है सक्रिय परिवहन के द्वारा, यानी एनर्जी तो यहाँ पे भी लगेंगी। क्लियर है? तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एपिडर्मिस पे कई जो है विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, और यहाँ पे जो आयन है ये सक्रिय पंप के द्वारा, परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए भी कुछ आयन निष्क्रिय रूप से भी संचलन कर लेते हैं, यानी कि परासरण के साथ में कुछ निष्क्रिय यानी जहाँ पे एनर्जी नहीं लगेंगी, तो उसके द्वारा भी परिवहन यहाँ पे होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रोटीन मदद कर देती है। विशिष्ट प्रोटीन यानी सुसाध्य जो है परिवहन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप जाके देख लेना। देखो अब एपिडर्मिस में आ जाएगा,
और एपिडर्मिस के बाद जैसे ही आएगा तो ये एंडोडर्मिस में जब पहुंचेगा तो वहाँ यहाँ पे भी बहुत सारे जो है कई प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ विलय को जो है जाने, अच्छा चलो ठीक है, ये जो है कई विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ विलय को जाने देते हैं और अन्य को नहीं जाने देते, मतलब सिलेक्शन करते हैं। मतलब कुल मिला के ये नियंत्रण बिंदु होते हैं। विलय की मात्रा जो जाइलम में जाएंगी वो उसको पहुंचाते हैं और समायोजित करते हैं, यानी जोड़ के वहाँ पे पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है। तो अब ये एंडोडर्मिस से आपको पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप से ये चले जाएंगे जड़ में, और जड़ से कहाँ चले जाएंगे, ये पत्ती में। क्लियर है। तो ये कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि जो घुलनशील जो खनिज होते हैं वो पानी के ही परिवहन में जो है जाते हैं, और एक तो ये एक्टिव परिवहन के द्वारा ये चले जाते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो C और O। क्लियर है। तो ये याद रखना, जो CO2 है यहाँ पे अधिकतर जो शेष पोषण है वो यहाँ पे खनिज एवं जल के द्वारा होता है। क्लियर है। ये याद रखना है, जो शेष पोषण है यानी अतिरिक्त जो पोषण मिलता है पत्ती को वो खनिज और जल के द्वारा मिलता है। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आने वाली क्लास में हम लोग ये देखेंगे खनिज आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो जल्दी से जो है वीडियो को आप क्या करना है पता है आपको, वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है क्या ये क्लास आपके लिए यूज़फुल है। अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस लिखना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी क्लास डले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन मतलब आपको ना मिले तो होगा क्या, आपसे क्लास मिस हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि आपसे क्लास मिस हो। वरना हम लोग देखो, हम लोग जो है ना यहाँ पे रैंडम वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं कि मेरा मन हुआ आज मैं वातपोषण पढ़ा देता हूँ तो आज मैंने ये पढ़ा दिया, आज मेरा मन हुआ मैं जो आपको स्टोमेटा पढ़ा देता हूँ तो पढ़ा देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो है पूरा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक क्लास भी अगर छूट गई ना तो आपको बाकी क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। और इसको ऑनलाइन क्लास नहीं, इसको फील करो कि हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास ही पढ़ रहे हैं, तभी आप जो है प्रॉपर तरीके से नीट की तैयारी कर पाओगे, या 11th-12th जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो। तो ये सुंदर सी तस्वीर मैंने बना दी है, इसको देखो, मुस्कुराओ और इसी तरह पढ़ते रहो। चलो ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।